नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं दुनिया भर की ऐसी खबरें, ऐसी इवेंट्स जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर सकती हैं। मतलब आपके इनकम, आपके खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज़ जो आगे हैं, जॉब या बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स के आपके बदल सकते हैं। वो सारी खबरें हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं, उसके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे बात चल रही है टैरिफ की। यूएस ने टैरिफ लगाया तो हम लोग डिकोड करेंगे हर एक सेक्टर जहाँ पे जॉब के नुकसान हो सकते हैं, जहाँ इनकम लॉस हो सकता है, और हर एक सेक्टर जहाँ इनकम बढ़ सकता है, अपॉर्चुनिटीज आगे और बढ़ सकती है। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर ऐसी ही वीडियोस आप रोज अपने फीड में देखना चाहते हैं तो। शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से। यह है एक्सपोर्टर्स फ्लैग कंसर्न्स ऑफ डंपिंग फ्रॉम चाइना। सबसे पहले खबर जो है ये नेगेटिव है और हमने पहले भी इसे डिस्कस किया है कि एक्सपोर्टर्स कंसर्न्स फ्लैग कर रहे हैं, इंडियन भारत सरकार को कह रहे हैं कि देखिए अब एक बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि चाइना पर हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ लगा है। तो हो सकता है कि चाइनीज कंपनीज जो सामान यूएस में डंप करने वाले थे अब वो इंडिया में डंप कर दें, क्योंकि वहां तो वो बिकेगा नहीं इतने महंगे दाम पर। इंडिया का ही सामान ज्यादा बिक जाए हो सकता है यूएस में, लेकिन वो क्या करेंगे क्योंकि इंडिया में इतने ज्यादा टैक्सेस नहीं है, तो वो इंडिया में यहां पर हो सकता है अपने सामान को डंप कर दे और ओवर सप्लाई क्रिएट कर दे हमारे मार्केट में। तो हमारी लोकल कंपनीज को बहुत नुकसान हो सकता है। तो वॉशिंगटन का डिसीजन था कि 27% का एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा इंडिया पर, ठीक है। और इसकी वजह से शॉर्ट टर्म डिमांड तो सिर्फ थ्रेटन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डंपिंग के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं चाइना की तरफ से। अमेरिकन बायर्स ऑलरेडी ऑर्डर्स अभी नहीं ले रहे थे क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ था, तो वही अभी सोचा कि चलो क्लैरिटी आ जाए फिर इंपोर्ट करेंगे। तो इंडियन सप्लायर्स यहाँ पे रीच आउट करेंगे और डिस्कस करेंगे आगे कैसे क्या करना है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ये साइन कर दिया है एंड यहाँ पे ड्यूटी लगी है 10 से 50% की लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स पे। सॉरी, जो बेसलाइन ड्यूटी है 10% की है, ये भी हमें पता है। 34% का अच्छा टैरिफ लगा है किस पे? चाइना पे। तो इंडिया से ज्यादा लगा है ये, और इससे पहले भी चाइना पे 2 बार टैरिफ्स लग चुके हैं। बाइडेन ने भी जाने से पहले टैरिफ्स लगाए थे चाइना पर। तो यहाँ पे जो 20% ऑलरेडी चल रहा था इनके ऊपर, उसके ऊपर 34% और लगा है। तो यहाँ पे रिस्क काफी बढ़ गया है एंड यूएस रिस्क करीब 50% टैरिफ यहाँ पे इन एडिशन टू एडिशनल टैरिफ लगा सकता है चाइना पर। तो काफी ज्यादा रिस्क है कि उनके सारे गुड्स रास्ता बदल के इंडिया में आ जाए, और इंडिया में हमारे लोकल कंपनीज ये तो बड़े परेशान हो जाते हैं जब भी चाइनीज यहां पर डंप करना शुरू करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। राकेश मेहता है चेयरमैन ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऐसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि हमारा तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कहीं पॉसिबल डिक्लाइन ना हो जाए यूएस डिमांड का हमारे गुड्स के लिए, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, तो हमारी डिमांड कम ना हो जाए। उन्हें इस चीज़ की टेंशन है सबसे ज़्यादा। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एट प्रेजेंट जो अनाउंस किया गया है टैरिफ, वो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी प्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो कंपटीटर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स और ज़्यादा महंगे होंगे इंडिया से, जहाँ पे टैरिफ ज़्यादा लगा है, में भी ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी है, बट उसका फायदा उठाना हमें आना चाहिए। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू आप देखें प्रिलिमिनरी असेसमेंट, तो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे जेम्स और ज्वेलरी, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, इन सब का फायदा हो सकता है यहाँ पे। रीज़न क्या है फ़ायदा होने का? सबसे सिंपल देखिए रीज़न यही है कि जो कंपटीशन है, जो नेशंस फेस करते हैं हायर टैरिफ्स वाले, अब कहीं ना कहीं इंडिया उनको और ज़्यादा टक्कर देगा, राइट? क्योंकि इंडिया से ज़्यादा टैरिफ लग गया तो उनके सारे सामान ज़्यादा महंगे हो गए, सेम क्वालिटी के सामान ज़्यादा महंगे होने लग गए। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे जो मरीन प्रोडक्ट्स है, कारपेट है, ये सारी चीज़ों की जो एक्सपोर्ट है कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसएडवांटेज रहेंगे, क्योंकि जो कंपटीटर नेशन है वो इंडिया से कम टैरिफ यहाँ पे फेस करते हैं और इंडिया पे ज़्यादा टैक्स लगाए इन प्रोडक्ट्स में। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी ये कहना है कि जो यूएस द्वारा टैरिफ लगाया गया है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो फेस करता है इंडिया। वियतनाम वगैरह पे ज़्यादा टैरिफ लगा है, उससे हमें काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि चाइना पे जब टैरिफ लगा तो चाइना ने क्या किया कि अपनी फैक्ट्रीज को ना वियतनाम और अगल बगल की कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया, वहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो चाइनीज गुड्स पे तो 50% टैक्स है, लेकिन वो गुड्स भेज रहे हैं कहाँ से? वियतनाम से। लेकिन अब वियतनाम पे भी 46% टैक्स लगा है। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि अब चाइना वियतनाम से भी अगर गुड्स भेजेगा तो उतने ही महंगे जाएंगे। तो इंडिया के लिए यहाँ पे देखिए फायदा तो है, हमारे कंपटीटर का नुकसान ही हमारे लिए डायरेक्टली फायदा होता है। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। शॉर्ट टर्म पेन किलर फार्मा इनकॉर्पोरेशन गेट्स अ ब्रीथर फ्रॉम यूएस टैरिफ्स। फार्मा इंडस्ट्री, अब देखिए कल ही मैं इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर रहा था, कल की आप वीडियो देख सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री को एग्जेम्पशन दिया गया है डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा। भारत की जो मेडिसिन हमारी कंपनीज हैं इनको काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिला है, इन पर टैक्स नहीं लगाया गया। एंड
यूएस में कंज्यूम किया जाने वाला 47% जो वहाँ जेनरिक मेडिसिन है वो इंडियन कंपनीज भेजती हैं। तो यूएस में आज 47% जो जेनरिक मेडिसिन लोग खा रहे हैं वो किसने भेजा है वो मेडिसिन? इंडिया ने बनाया है, इंडिया ने यहाँ भेजा है, एक्सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इससे वहाँ ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो दवाई 100 रुपए की मिलती है, यूएस में वो दवाई मिलती है 20,000 की, 10,000 की। इतना बड़ा गैप है, तो वो और महंगी होगी। तो वहाँ के लोग पता नहीं किस तरीके से कोप अप कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप देखो कि कल इंडिया में निफ्टी फार्मा हमारे भारतीय शेयर बाजार में अगर आप निफ्टी फार्मा इंडेक्स को देखोगे तो कल ये 2.25% ऊपर था, पॉजिटिव टेरिटरी में था। बड़ी बड़ी कंपनीज काफ़ी ऊपर जा रही थी, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और यही इसका रीज़न है। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस अगर आप देखोगे, इनका ये कहना है करीब ये 80% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स जो है इसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। और ये कह रहे हैं कि अगर फार्मास्यूटिकल्स एग्जेम्प्ट हुए हैं तो इससे पता चलता है कि इंडियन फार्मा कंपनी का कितना इंपॉर्टेंट और कितना क्रिटिकल रोल होगा यूएस में, कि वो लोगों ने एग्जेम्प्ट कर दिया हमारी कंपनीज को, हमारे पूरे सेक्टर को, राइट। क्योंकि हमारे एक तो कंपनीज कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन देती है, लाइफ सेविंग जेनरिक ड्रग्स है वहाँ पे हमारे, और साथ में आप ये देखो कि जो क्वालिटी भी है वो भी इंडिया की तरफ से जो गई है मेडिसिन की, वो काफ़ी अच्छी रही है। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया फार्मा इंडस्ट्री के लिए। आगे ना कोई अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, मैं कहूँगा पूरी तरीके से फ्री हो गई है, बिल्कुल टेंशन फ्री है। अब आगे अगर रूल्स चेंज भी होना, कुछ भी होना है, ये तो एग्जेम्प्टेड है, तो बाकी दुनिया, बाकी सारे सेक्टर्स सोचते रहेंगे कि अब हमारा क्या होना है आगे, नहीं पता। लेकिन फार्मा का अभी से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल ग्रोथ की फॉर आईटी कंपनीज विच में टेक अ हिट। तो जो यूएस के टैरिफ लगे हैं, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे इंडियन आईटी कंपनीज को झटका लग सकता है। कुछ सेक्टर्स हैं की सेक्टर्स, जैसे कि क्या, अब आप मैन्युफैक्चरिंग उठा लो, ठीक है, इसके अलावा रिटेल उठा लो, कंज्यूमर पैकेज गुड्स यूएस, और ये सारी इंडस्ट्रीज की बात मैं यूएस में कर रहा हूँ। एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन इनको झटका लग सकता है। ये जो 3 वर्टिकल है, ये सबसे बड़े कंज्यूमर है किसके, कंट्रीब्यूटर्स हैं आफ्टर टू द टॉप लाइन आफ्टर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। यहाँ पे आईटी कंपनीज, इंडियन कंपनीज पैसा कैसे कमाती है? क्या ये सॉफ्टवेयर हैं इनके कोई? क्या इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी बनाया है, विंडोज 7 बनाया है, या फिर इन्होंने कुछ एडोब के सॉफ्टवेयर बनाए? नहीं, ये सब सॉफ्टवेयर नहीं बनाए, राइट। ना हमारा कोई सर्च इंजिन है कि नहीं। तो करते क्या है, पैसा कैसे कमाता है? देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा कैसे कमाते हैं। ये आउटसोर्सिंग का काम काफ़ी करता है हमारे आईटी कंपनीज, क्योंकि हमारे यहाँ जो आईटी, मैं कहूँगा स्किल्ड वर्कर्स हैं आईटी में, वो काफ़ी कम दाम पर काम करते हैं एज कम्पेयर टू यूएस में जो आईटी के वर्कर्स हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इस कॉस्ट का आर्बिट्राज करता है। समझ लीजिए वही सॉफ्टवेयर यूएस में भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इंडिया से बनता है तो 10 गुना सस्ता बनता है। तो हमारी B2B काम है हमारा। आप ये देखिए, बिजनेस टू बिजनेस, हमारी आईटी कंपनीज दूसरे बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। अब जितनी भी आईटी कंपनीज है ना, इनके सबसे बड़े क्लाइंट, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है ना, इनको सबसे ज़्यादा पैसा आता है हमारे आईटी कंपनीज के जो सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं, वो है बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, BFSI बोलते हैं। BFSI के बाद जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है वो यही 3 वर्टिकल्स है, जब मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और कंज्यूमर पैकेज गुड्स इंडस्ट्रीज। तो क्योंकि इनके क्लाइंट्स जो है यहाँ पे, ये अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे स्लोअर डिसीजन मेकिंग हुआ, इसलिए डिसीजन भी तुरंत नहीं ले पाएंगे, और कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज को इससे नुकसान हो सकता है, झटका जरूर लग सकता है। तो इम्पैक्ट जो है वो इनडायरेक्ट है यहाँ पे आईटी कंपनीज पर। और कल आईटी कंपनीज अगर आप देखोगे तो करीब 4% हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स नीचे था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मैं कहूँगा लोग अनसर्टेनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईटी में कि क्या कोई ग्रोथ आएगी भी इस साल हमारे आईटी इंडस्ट्री में, या कोई ग्रोथ नहीं आएगी। ये बिल्कुल विचार करने वाली बात है इस टाइम पे। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट इट्स समथिंग कि यहाँ पे यूएस से बहुत डिपेंडेंट है हमारे आईटी इंडस्ट्री, राइट। पूरा जो रेवेन्यू है मेन वो यूएस से ही आता है। तो यूएस में अगर चीज़ें ऐसी अटपटी चीज़ें होंगी तो ज़रूर यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। और कल का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, परसिस्टेंस 9.5% नीचे, कोफोर्ड 7.5%, KPIT 7.5%, एम्फेसिस 4%, TCS 4%, HCL 4%। लगातार हमारे सारे मेजर आईटी कंपनीज जो हैं ये रेड में पूरे दिन रहे हैं और रेड में ही क्लोज हुए हैं। बात करता हूं मैं अगले आर्टिकल की, और यह है गोल्ड के बारे में। छोटा सा आर्टिकल है। जब भी कोई परेशानी लगे, ऐसा एक गाना है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो इन्वेस्टर्स के लिए जब ये गाना होता है, जब वो ये गाना गाते हैं तो दिमाग में वो इमेजिन करते हैं गोल्ड को, कि जब भी कोई बात बिगड़ जाती है या मुश्किल पड़ जाती है, इन्वेस्टर्स सब कुछ बेच के गोल्ड में पैसा लगाने लगते हैं।
ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद रखना हमेशा। तो गोल्ड को क्या कहा गया है, एक सेफ हेवन कहा गया है, इसीलिए कि सेफ हेवन क्या है, जब भी आपको डर लगे आप वहां चले जाओ। तो ग्लोबल प्राइसेस अगर आप देखोगे गोल्ड के, तो ये 0.5% ऊपर चले गए थर्सडे को, और ये क्रॉस कर चुके हैं 91,250 पर 10 ग्राम, जब यूएस प्रेसिडेंट ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को अनाउंस किया। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड कितना चला गया है, $3,150 पर आउंस के ऊपर चला गया है। एंड इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेशियस मेटल में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफी कंसर्न है वो रिटेलिटरी मेजर्स हो सकते हैं, क्या पता कुछ कंट्रीज रिटेलिएट करना शुरू कर दें, लड़ाई होना शुरू हो जाए, ट्रेड वॉर शुरू हो जाए, राइट। तो लड़ाई सिर्फ वेपन्स, सिर्फ हमारे ये नहीं है जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हमारे टैक्सेस भी बहुत बड़े वेपन्स हैं, टैरिफ्स भी बहुत बड़े वेपन्स हैं। तो गोल्ड करीब 20% का रिटर्न दे चुका है इस साल, 20% का, और 2 साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड है। एंड ये कंटिन्यूसली अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटीज दुनिया में बढ़ते जा रही है, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, इसकी वजह से, इसके मैं कहूँगा इस नैरेटिव की वजह से लोग गोल्ड में लगातार पैसा लगा रहे हैं। भले ही वो उन्हें 90,000 पे मिले, 80,000 पे मिले, या 1 लाख पे भी मिले, तो मुझे लगता है लोग शायद हो सकता है लेने लग जाए। अब बात करता हूं मैं अगले आर्टिकल की, और यह है रिस्क ऑफ एशियन कंट्रीज डंपिंग स्टील एंड एल्यूमिनियम। इंडिया एक बहुत बड़ा रिस्क फेस कर रहा है, स्पेसिफिकली हमारी मेटल इंडस्ट्री। यहां पे हो सकता है बाहर से स्टील और एल्यूमिनियम एशियन कंट्रीज से, मैं बात करूंगा जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना, इन तीनों कंट्रीज से डंप हो जाए इंडिया में। और हमारा जो मेटल सेक्टर है वो ऑलरेडी 3 साल से इसीलिए परेशान है, 2 साल से, कि बाहर वाले जो अपना स्टील और एल्यूमिनियम है इंडिया में डंप कर दे रहे हैं, और हम भी अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया चाइना के बाद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। अकेले हम लोग पूरे यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है इंडिया, अकेले, ठीक है। यूएस से भी ज़्यादा हम लोग स्टील प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो कि ऑलरेडी जब इतना स्टील प्रोड्यूस होता है, और बाहर की जो सबसे बड़ी कंट्रीज है वो भी आए और वो भी स्टील डंप करना शुरू कर दें यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या है, ओवर सप्लाई आ जाएगी मार्केट में। जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, आपने दुकान खोली और आपके आसपास 50 दुकानें सेम प्रोडक्ट खोल के बेचने लग गई, तो क्या होगा, आपके ग्राहक भी बढ़ गए, राइट। और वही अगर आप वो कम दाम पे बेचेंगे तो आपको भी कम दाम पे बेचना पड़ेगा, तो प्राइस भी आप अपने प्रोडक्ट का डिसाइड नहीं कर सकते हो, और उसके बाद कंपटीशन भी इतना ज्यादा है, राइट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो स्टील कंपनीज सेम प्रॉब्लम आप समझो फेस कर रही है इंडिया में, जिसकी वजह से क्या है, उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट जितना होना चाहिए वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन है, ट्रेड डाइवर्जेंस हैं, तो इनको क्लोजली मॉनिटर करना होगा। और इंडिया में चाइना, साउथ कोरिया और जापान से अच्छा खासा स्टील डंप हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी लोकल कंपनीज को कहीं ना कहीं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे जरूर असर पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, यह है ग्रेट वॉल को काट करके लिखा है फॉल ऑफ अमेरिका, फ्रेंडली फायर लीव्स यूएस मार्केट्स एज बिगेस्ट लूजर्स। फ्रेंडली फायर क्या होता है, जब आप दुश्मन की जगह अपने दोस्त पे ही गलती से गोली चला दो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंडली फायर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब ये टैरिफ अनाउंस हुए तो भारतीय बाजार पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हम लोग तो 0.2% या 0.3% नीचे गए। लेकिन आप ये देखो कि यूएस मार्केट्स का क्या हुआ है, S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 500 इनका इंडेक्स है, जैसे हमारा निफ्टी 50 है, उनका S&P 500 है, और ये 4.2% नीचे था। सोचिए निफ्टी एक दिन में 4% गिर जाए, सेंसेक्स, कितनी बड़ी बात होगी। लोग सरकार को गालियां देंगे कि भाई क्या पॉलिसीज ला रहे हो तुम, उल्टा हमारा ही नुकसान हो रहा है। लेकिन यूएस में आप ये देखो कि ये 4% से ज्यादा नीचे था, डाउ जोन्स 3.3% नीचे था, और नास्डैक कंपोजिट तो 5.3% नीचे था। तो यहाँ पे काफी झटका लगा है इन्हें, अपने ही मार्केट को काफी बड़ा झटका लगा है। हर चीज आप उठा लो, क्रूड ऑयल से लेके बड़े टेक स्टॉक्स तक, जो यूएस डॉलर जहां पे कंपेयर करते हो आप बास्केट्स के अगेंस्ट, ये भी नीचे गया है। तो इवन गोल्ड जो रिसेंटली रिकॉर्ड हाई पर था, यहाँ पे वहां से भी थोड़ा सा पैसा निकाला गया। कल के दिन अगर आप देखोगे तो गोल्ड में भी बिकवाली आई है। तो सम ऑफ द वर्स्ट हिट्स वैल्यूड स्मॉलर यूएस कंपनीज एंड रसेल 2000 इंडेक्स ऑफ स्मॉलर स्टॉक्स। तो यहाँ पे जो छोटी कंपनीज है, जैसे इंडिया में हम लोग बोलते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, एंड वहाँ पे रसेल 2000 इंडेक्स है स्मॉलर स्टॉक्स के, वो तो 5.9% नीचे था, जो काफ़ी बड़ा झटका था इसके लिए। ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो ऑयल प्राइसेस को बड़े झटके लगे हैं, ठीक है, क्योंकि ओपेक प्लस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो सारी कंट्रीज का ग्रुप है ये जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है। और ओपेक प्लस में क्या आ जाता है, ओपेक
तो चलो ठीक है, इसमें कुछ कंट्रीज हैं, ओपेक प्लस में रशिया भी आ जाता है और दूसरी एक दो और कंट्रीज आ जाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि हम ना भाई ऑयल का आउटपुट को कम कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है दुनिया में ज़्यादा, हम इसलिए आउटपुट को घटा रहे हैं। उनका ये कहना है कि आगे ग्रोथ बहुत अनसर्टेन है, कमी होगा ग्रोथ, हमें तो नहीं लग रहा ज़्यादा ग्रोथ होगा, और ये टैरिफ वॉर और शुरू हो रहा है। टैरिफ वॉर में हमेशा ग्लोबल ग्रोथ कम होता है। जब भी ग्रोथ कम होता है, ऑयल, क्रूड ऑयल और कच्चे तेल, मतलब आप देख लो हर जगह डिमांड उसकी घटती है। तो कहीं ना कहीं वो अज्यूम कर रहे हैं कि आगे डिमांड घटनी है तो प्रोडक्शन अभी से घटा दो, नहीं तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, डिमांड घटती रहेगी, ओवर सप्लाई हो जाएगा, ऑयल फिर से $20 $30 पे आ जाएगा। वो ये चाहते नहीं कि ऑयल के दाम इतने गिर जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार कल भी पूरे दिन ऑयल नीचे जाता रहा। एंड अगर मैं बात करूँ यूएस का जो ऑयल है, जिसे हम वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कहते हैं, WTI क्रूड, इसके फ्यूचर्स करीब 7.25% नीचे थे। ठीक है, ब्रेंट क्रूड, ठीक है, ये वर्स्ट परसेंटेज ड्रॉप इसने देखा 2022 से अभी तक का, और यहाँ पे ये भी करीब 6.72% नीचे था। तो ऑयल के लिए भी ये बिल्कुल सही दिन नहीं रहा है। अब बात करूंगा मैं अगले आर्टिकल की। यूएसटीआर को प्रॉब्लम है, वो नॉन टैरिफ बैरियर्स देख रहा है कहां पे, एलआईसी और एनपीसीआई से भी इन्हें काफी प्रॉब्लम्स है। यस, क्या प्रॉब्लम है और यूएसटीआर है क्या, और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है। अब आप ऐसे समझो कि टैरिफ क्या होता है, मैंने टैक्स लगा दिया, बोल दिया कि जो भी सामान यहां से आ रहा है ना, ठीक है, लेट्स से जो भी सामान आ रहा है पाकिस्तान से, उस पर 100% टैक्स है, तो ये हो गया एक टैरिफ बैरियर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि श्रीलंका पे मुझे ना इतना टैक्स नहीं लगाना है, लेकिन वो कहेगा क्योंकि यार मैं पड़ोसी हूं तो मुझे पाकिस्तान के तरह ट्रीट कर रहे हो, मेरे पे भी 100% टैक्स लगा रहे हो। तो मैं क्या करूंगा कि श्रीलंका को बोलूंगा नहीं नहीं, आप तो हमारे भाई हो, आप पे मैं लगा रहा हूं सिर्फ 20% टैक्स, ठीक है। उसके बाद मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बोलूंगा कि देखो, पाकिस्तान पे 100% टैक्स लगाया, लेकिन इनका जो सामान आएगा ना एक्सपोर्ट होके, एक काम करना, एक दिन में वो पास हो जाए, ऐसा कर दो, बॉर्डर सिक्योरिटी चेक तुरंत हो जाए, सब कुछ तुरंत हो जाए। श्रीलंका को लिखे लिए क्या करता है कि इनका ऐसा कर देते हैं कि ये जो सामान, सेम सामान भेज रहे हैं, ठीक है, इनको 1 हफ्ता लगे यहाँ से निकलने के लिए, ठीक है, और ये जब हमारे यहाँ भी बेचे, ये सामान को जब बेचे तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दो, तो इनके लिए प्रोसेस लंबा कर दो, घुमा फिरा के इनको 100 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर दो। तो जैसे लेट्स से यूएस से कोई सामान आ रहा है, वो 1 डॉक्यूमेंट पे बस देखा, वेरीफाई हुआ और आ गया इंडिया में। श्रीलंका से ऐसा करो कि 100 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कर दो। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। आप टैक्स नहीं लगा रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके कॉस्ट को बढ़ा रहे हो, ठीक है। क्यों कॉस्ट बढ़ रहा है, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, एक एक महीना सामान स्टोर करना पड़ रहा है, राइट। तो अनसर्टेनिटी आप इंक्रीज कर रहे हो, तो कभी भी वो एक्सपांशन नहीं कर पाएंगे। तो उसको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, ये ऐसी एंटिटीज है जिसे ओवल ऑफिस, मतलब व्हाइट हाउस जो है, उन्होंने मेंशन किया है रेसिप्रोकल टैरिफ में कि इनको भारत सरकार काफ़ी फेवरेबल ट्रीटमेंट देती है। इनका ये कहना है कि सबसे पहले तो जो फॉरेन फर्म्स के लिए रूल बन गया है कि आपको जो डेटा है इंडियन लोगों का, वो इंडिया में ही स्टोर करना है। इसकी वजह से ये फ्रॉड नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं, और सिक्योरिटी जो है इनका ग्लोबल नेटवर्क में, ये भी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रीज़न मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये रूल तो बड़ा भाई सही है, इंडियन लोगों का डेटा इंडिया में स्टोर होना चाहिए, बाहर क्यों स्टोर होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये हमें ये बात समझ में नहीं आई हमें। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि बहुत सारे कस्टमर्स LIC का इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्यों, प्राइवेट का क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि LIC के पास एक अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इसके अलावा फॉरेन अकाउंटिंग कंपनीज, इनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंडियन अकाउंटिंग सर्विसेज सेक्टर में। इनका कहना है कि जो पार्टनरशिप है, सिर्फ वही इंडिया में काम कर पाता है अंडर इंडियन लॉ, जो ऑडिटिंग सर्विसेज दे पाए। तो यहाँ बात हो रही है डेलॉइट, PwC, KPMG, EY की। इनको देखो तो ये एज अ पार्टनरशिप फर्म इंडिया में रजिस्टर्ड है, राइट, एज अ पार्टनरशिप फर्म्स हैं, और तभी ये यहाँ पे ऑडिटिंग सर्विसेज दे पा रहे हैं। तो एज अ कंपनी अगर ये अपने आप को कॉर्पोरेट रजिस्टर करें तो ये प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाएंगे इंडिया में। तो यहाँ पे और भी चीज़ें काफ़ी इन्होंने डिस्कस की है। इंडिया के बारे में कहा है कि इंडिया इज़ वेरी वेरी टफ। प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अभी यहाँ से गए हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप दोस्त तो हैं हमारे अच्छे, लेकिन आप हमें सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। USTR, ठीक है, इनका रिपोर्ट आया, ये कह रहा है कि जो फॉरेन बैंक्स हैं, इंडिया उनके लिए इतना मुश्किल कर देता है काम करना। सिर्फ 0.6% से भी कम है ये टोटल बैंक ब्रांचेस के इंडिया में। तो टोटल जो ब्रांचेस है हमारे यहाँ बैंक्स के, फॉरेन बैंक्स के ब्रांचेस 0.6% से भी कम है। और क्यों है, क्योंकि इंडिया में एक फॉरेन बैंक को हर साल इंटरनल ब्रांच एक्सपांशन प्लान सबमिट करना पड़ता है, और इसके वजह से क्या होता है, ये एक्सपांशन नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते इंडिया में, क्योंकि एक नॉन ट्रांसपेरेंट लिमिटेशन है, ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट तरीका है फॉरेन बैंक्स को ग्रोथ करने से रोकने का, भारत सरकार द्वारा, इनका ये कहना है। वैसे ही इंश्योरेंस में अगर आप देखोगे तो जितनी भी सरकारी कंपनी है उनके लिए लॉज अलग हैं,
ठीक है, और जो प्रूडेंशियल सुपरविजन भी है, जो सुपरविजन सेम लॉ प्राइवेट कंपनीज के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज के लिए इतना नहीं है। उसके अलावा गवर्नमेंट कंपनीज को गवर्नमेंट से गारंटीज मिलती हैं, तो लोग उन्हें ज़्यादा चूज करते हैं क्योंकि उन्हें तो सरकार गारंटी दे रही है, और प्राइवेट कंपनीज में ये नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन काफ़ी अनफेयर है, जिसकी वजह से लोग LIC को चूज करते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एक्सप्लिसिट सॉवरेन गारंटी देती है हर एक LIC के पॉलिसी रिजल्ट पे। ठीक है, तो कस्टमर्स क्या करते हैं, LIC को चूज कर लेते हैं क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा देखेंगे ना वो। तो इंश्योरेंस में हमने FDI जो है वो 74% से 100% हम कर रहे हैं, किया है, तो ये प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये इनफ नहीं है। तो ये एक बहुत सारे मतलब पॉइंट्स इन्होंने उठाए हैं इंडिया के लिए। कितने सही हैं कितने गलत है ये अच्छे से असेस करना होगा, क्योंकि हमेशा सच नहीं होता। जब भी कोई पॉलिटिशियन बोलता है तो 100% ट्रुथ तो वो नहीं बोलता यूजुअली, राइट। तो यहाँ पे बस इन्होंने ज़्यादा राइट्स मांगे, और इनका ये भी कहना है जो डिजिटल पेमेंट है, जैसे आपकी इंडस्ट्री है, USTR रिपोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज है वो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स को ही, सप्लायर्स को ही ज़्यादा फेवर करता है। जो फॉरेन डिजिटल पेमेंट कंपनीज हैं उनको कहा गया कि भाई, जैसे कि उनके लिए जो रूल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, फॉरेन डिजिटल पेमेंट कंपनीज को जनवरी 2023 तक का टाइम दिया गया और कहा गया कि आपका जो शेयर है ना वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल्दो मिनिस्टर फाइनेंस ने इसे इन्फोर्स नहीं किया है, बट इस तरीके के रूल्स बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात करते हैं एक इंडस्ट्री की जो बहुत खुश है इन सारे मैं कहूँगा न्यूज़ के बाद भी, जो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ओवल ऑफिस ने एक ऐसा मतलब मैं कहूँगा एक किस्सा, ऐसी कहानी बना दी है यहाँ पे जो काफ़ी बड़ा सरप्राइज है इंडिया के लिए। सबसे पहले तो इन्होंने वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना और श्रीलंका, इन पे काफ़ी पिनिटिव टैरिफ्स लगाए हैं। ठीक है, और जो हमारा तिरुपुर, सूरत और नोएडा का जो हमारा हब है उस पर इतने पनिशमेंट्स नहीं है जितना इन पे लग गया है भारी पनिशमेंट्स। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, जहाँ पे हम इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप देखोगे हमारे जो शेयर्स हैं टेक्सटाइल मेकर्स के, वो 18% तक बढ़ गए थे, क्योंकि जो 26% का टैरिफ है होम फर्निशिंग पे, रेडीमेड गारमेंट्स पे फ्रॉम इंडिया, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू चाइना से जो टेक्सटाइल का सामान जाएगा 54% टैक्स है उस पर, वियतनाम से जाएगा 46% टैक्स है, बांग्लादेश से जो जा रहा है उस पर 37% है, पाकिस्तान से जो जा रहा है वो 30% है। तो कहीं ना कहीं रिलेटिवली हमारे पे बहुत कम टैक्सेस लगे हैं फॉर टेक्सटाइल्स, एंड यहाँ पे इसीलिए हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही है। टैरिफ बहुत कम है, बहुत बड़ा मौका है कि इसका फ़ायदा उठाया जाए, जितना हो सके US में मार्केट शेयर को कैप्चर किया जाए। तो इंडिया को यहाँ पे बेनिफिट ज़रूर हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे हाई एंड प्रोडक्ट के प्राइसेस भी ऊपर जा सकते हैं और उनका डिमांड डैम्पन हो सकता है। तो वी हैव टू सी कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट आता है, या बाकी कंट्रीज़ किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, या बाकी कंट्रीज़ को कुछ एग्जामेशन भी मिलते हैं। लेकिन US जो है इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट है। 28% इंडिया का जो टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है 35 बिलियन का, वो कहाँ जाता है, वो डायरेक्टली US में जाता है। तो हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अगर हमें बहुत कम पनिश कर रहा है बाकी लोगों से, तो कहीं ना कहीं हमें वो मौका दे रहा है कि आप यहाँ पे इन्हें रिप्लेस करो। तो ये जो टैरिफ स्ट्रक्चर है जो डोनाल्ड ट्रम्प लेकर आए हैं, उससे इंडियन टेक्सटाइल्स जो है वो और अट्रैक्टिव होंगे US बायर्स के लिए, और इंडिया का मार्केट शेयर भी वहाँ पे ज़रूर बढ़ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में कंसर्न्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक तो बढ़िया है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे मार्क्स कम हैं लेकिन हम सबसे लास्ट नहीं आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट क्लास में, कि आपके मार्क्स कम आए लेकिन आप सबसे लास्ट नहीं आए हो, या आपको पनिशमेंट मिल रही है लेकिन आपके साथ और लोगों को मिल रही है और भारी पनिशमेंट, तो रिलेटिवली आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हो। तो यही सिचुएशन अभी इंडिया के लिए यहाँ पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज़ ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।